अब जो 10वां अध्याय है उसमें हमने पहले देखा है, निर्वाचन आयोग को देखा है, उसके प्रश्नोत्तर को तैयार करने की भी कोशिश की किस तरह से मुख्य परीक्षा में उसके जो क्वेश्चन आंसर है, चाहे वन लाइनर हो, 50 मार्क्स के जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हो, शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स 50 शब्दों के हो, या डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो है वो 200 शब्दों के हो, इसको हमने देखा। और प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके अभी अपलोड हो रहा है, इनको आप अटेम्प्ट कीजिए, और whenever you find any trouble, any problem, तो आप you can share, you can chat via your app, मुकेश माहेश्वरी ऐप, anyway। अब हम आज दूसरा अध्याय ले रहे हैं 10वें टॉपिक का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो 10वां अध्याय है उसमें दूसरा आयोग हम देख रहे हैं, लोक सेवा आयोग। जिस लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं वो लोक सेवा आयोग किस तरह से दिखाई देता है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि लोक सेवा आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। अभी हम संवैधानिक आयोग पढ़ रहे हैं, फिर मैं संविधानेतर आयोग पे आऊंगा। संवैधानिक आयोग 324 में निर्वाचन आयोग को पढ़ा, आज हम लोक सेवा आयोग देख रहे हैं जो आर्टिकल 315 में इट इज मेंशन्ड। यद्यपि ये 315 से लेकर 323 तक विभिन्न अनुच्छेदों में विभिन्न इसके कार्य दायित्व आदि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये लोक सेवा आयोग वास्तव में लोक सेवा में भर्ती के लिए आयोग है। लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए परामर्श देने वाला आयोग है। आपको बता दें कि भर्ती जो है, एक दो चीजें देखिए आप, एक होती है भर्ती, भर्ती कौन करता है, और दूसरा होता है पदोन्नति। जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तो वहां पर भी ये लोक प्रशासन में आता है, यूपीएससी में भर्ती, रिक्रूटमेंट एंड द प्रमोशन। तो रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, ये दोनों काम ये सरकार करती है। केंद्र में ये काम केंद्र सरकार करेगी, राज्यों में संबंधित राज्य सरकारें भर्ती और पदोन्नति करती है। ये याद रखिए, लोक सेवा आयोग भर्ती करने वाली एजेंसी नहीं है। भर्ती और पदोन्नति दोनों कौन करता है, सरकार करती है। निजी क्षेत्र भी करेगा, लेकिन यह सरकार के संदर्भ में बात की जा रही है। तो सरकार में भर्ती और पदोन्नति दोनों काम सरकार खुद का दायित्व है। तो लोक सेवा आयोग क्या करता है, ये भर्ती और पदोन्नति दोनों में लोक सेवा आयोग परामर्श देता है। लोक सेवा आयोग का काम क्या है, इसमें और इसमें दोनों में परामर्श देना है, एडवाइजरी बॉडी है। लोक सेवा आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी। तो वो रिकमेंड करती है फॉर रिक्रूटमेंट, रिकमेंड करती है, एडवाइस करती है। किसको करेगी, केंद्र सरकार का लोक सेवा, केंद्र में जो है जो लोक सेवा आयोग है, जिसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, वो भारत सरकार में जो पद उसको दिए गए हैं, सरकार तय करती है कि लोक सेवा आयोग किन पदों पर भर्ती के लिए परामर्श दे। तो भर्ती के लिए परामर्श देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा का आयोजन किस तरह से उसका सिलेबस बनाना, परीक्षा कितने चरणों में आयोजित करना, ठीक है। तो ये सब दायित्व जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए भर्ती नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई राज्य चाहे कि हमको राज्य लोक सेवा आयोग का हम क्यों बॉडी एक बनाए, उसका खर्चा उठाए, हम अभी इकोनॉमिकली वी आर नॉट दैट मच केपेबल, तो द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन आस्क द यूपीएससी से कैन रिक्वेस्ट कि आप हमारे यहाँ पे ये पद है, इनकी भर्ती आप करो। यूपीएससी वो उनके लिए भर्ती करके, वो भी भर्ती करो यानी भर्ती के लिए रिकमेंड करो। ये याद रखिए, हम कहते हैं लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकाली। लोक सेवा आयोग भर्ती पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है अपने समय सारणी को लेकर, परीक्षा को लेकर। वास्तव में जो है भर्ती करने वाली संस्था ये नहीं, ये भर्ती के लिए परामर्श देने वाली संस्था। और जब भर्ती के लिए परामर्श देती है तो जिन पदों पर इसने भर्ती के लिए उनका जब भी प्रमोशन होगा तो सरकार इनसे पदोन्नति के लिए भी परामर्श लेती है। यह परामर्श क्यों लिया जाता है कि भर्ती में जो किसी का रैंक फर्स्ट है, जैसे सपोज करो डिप्टी कलेक्टर,
डिप्टी कलेक्टर से में जब प्रमोशन किया जाएगा, जॉइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर, ठीक है, एडिशनल कलेक्टर जिसको बोलते हैं, इसके लिए जब प्रमोशन किया जाएगा तो यहां से ये देखा जाएगा कि जब आपने भर्ती की थी तो ए का रैंक क्या था, बी का रैंक क्या था, ठीक है, उसके संदर्भ में परामर्श, फिर उनकी पूरी प्रक्रिया सही की गई है या नहीं की गई है पदोन्नति के लिए। किसी को बी नीचे है, उसको ए को सुपरसीड करके तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उनकी सीआर वगैरह जो है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह वो है या नहीं, अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन व्हाइल कंसीडर्ड फॉर द प्रमोशन, वो प्रॉपर्ली सबमिट है कि नहीं, इन सब संदर्भों में वो विचार करके पदोन्नति के लिए भी परामर्श देता है। एक तरह से जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है उसमें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष उस प्रमोशन कमेटी का अध्यक्ष होता है, ठीक है, और संबंधित विभाग के सचिव वो उसके सदस्य होते हैं और अन्य सदस्य, इस तरह से पदोन्नति की जाती है। तो याद रखिए ये एक परामर्शी निकाय है, ये क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी निकाय, एडवाइजरी बॉडी। चलिए, तो लोक सेवा आयोग को हम देखें कि ये किस तरह से संविधान में मेंशन है, कहां कहां मेंशन है, और इनके लिए क्या क्या कार्य दायित्व तय किए गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी इनके अनुच्छेद है 315 to 323, all these are described, all these are mentioned in the constitution and they describe about the लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में ये क्या क्या यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, इन चीजों को भी आप देख लो। ये क्या डिस्क्राइब करेंगे, नंबर 1 ये डिस्क्राइब करते हैं इनका कंपोजिशन, इनका गठन। लोक सेवा आयोग है तो क्या होना चाहिए, इनका गठन कौन करेगा, ठीक है। नंबर 2 गठन करेगा तो इनकी संख्या, इसमें कितने अध्यक्ष, इनका कंपोजिशन एंड द नंबर मेंबर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द पीएससी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी, इन सब का कंपोजिशन, नंबर, स्ट्रेंथ कौन तय करेगा, ठीक है, हु विल कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी, ठीक है। और जब इनकी संख्या ये सब है तो ये मेंबर्स, अध्यक्ष और इनका जो है इनकी नियुक्ति, और जब नियुक्ति होगी तो नियुक्ति कितने समय के लिए होगी, कौन करेगा, कितने समय के लिए करेगा, ठीक है, इनकी अर्हता क्या होगी, और जब नियुक्ति करेगा तो इनकी पदमुक्ति कौन करेगा, हाउ दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है, हु इज ऑथोराइज्ड टू रिमूव देम, टू डिसमिस देम, है ना। ये सब चीजें जो है पदमुक्ति के अंतर्गत। फिर इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण ये तो क्या हुआ, आयोग का ढांचा है, ये आयोग को खड़ा करना है, आयोग को कार्यशील अवस्था में लाना है, ये कार्यकारी स्वरूप है इसका, कार्यकारी स्वरूप, इसको तय किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट जो है जिसके लिए ये कार्यकारी स्वरूप, इट इज फॉर्म्ड, इट इज डेवलप्ड, इट इज क्रिएटेड, वो महत्वपूर्ण कार्य जो है इसका ये नहीं है कार्यकारी संरचना, इसका महत्वपूर्ण कार्य जो है वो इसका कार्य है परीक्षा, जो मैंने बताया आपको, भर्ती प्लस पदोन्नति के लिए परामर्श। देखिए आप यहां पर, आप देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि इसका महत्वपूर्ण दायित्व जो है लोक सेवा आयोग का वो क्या होगा। अब मैं इसको दूसरी तरफ से, आप मुख्य परीक्षा में भी इसी तरह से लिखेंगे, योर आंसर विल बी डिस्टिंक्ट, ओके, एंड डिस्टिंक्ट आंसर्स
if they are very much effective in their presentation and content, definitely they will attract different marks, more marks. You will be able to earn maximum marks if you present the same matter in a different way. Okay? तो ये प्रेजेंटेशन मुख्य परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने देखा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, दिस इज नॉट ए फैक्चुअल लेक्चर ओनली, इट इज कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल लेक्चर। और इसीलिए ऐसे कंसेप्चुअल फैक्चुअल लेक्चर्स ही आपको सफलता के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर जो प्रचार प्रसार का तंत्र लगा हुआ है, बनाया वीडियो डाला, फैक्चुअल उठाई किताब और एक फैक्ट्स पढ़ा दिए, सही पढ़ाई नहीं है। ऑफलाइन मोड में बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, आज ऑनलाइन में बहुत सारे लोग आ गए और ऑनलाइन में कुछ लोग अच्छा पढ़ा, लेकिन अधिकांश आप देखेंगे लेक्चर्स कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लोक सेवा आयोग जो है वो ये मुख्य रूप से इसका एक हम देखेंगे कार्यकारी ढांचा और दूसरा देखेंगे कार्य। आप बनाइए मुख्य परीक्षा में इस तरह से, जब पूछा जाए लोक सेवा आयोग के ऊपर, तो आप इस तरह का ढांचा बनाइए। 200 शब्दों में पूछा जाए, 50 शब्द में भी दे सकते हैं इसको, बहुत कम शब्दों में आप ज्यादा बात कह सकते हैं ऐसे चार्ट्स और डायग्राम के माध्यम से। तो कार्यकारी ढांचे में हम देखेंगे और उसके संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। तो आप देखिए अनुच्छेद 315 में इसके कार्यकारी ढांचा 316, 17, 18 ये सब चीजें हैं। और इसमें आप देखिए कि इसका गठन आर्टिकल 315 इसका प्रोविजन, इट इज प्रोवाइडेड इनटू आर्टिकल 315। और 315 में 3 तरह के हैं, यूपीएससी, पीएससी और on request of 2 or more states can be JPSC, संसद अधिनियम के द्वारा करती है। 3 यूपीएससी राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, ये राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाता है। और 2 से अधिक होंगे तो फिर राज्यपाल, कौन राज्यपाल करेगा, झगड़ा हो जाएगा स्टेट में, इसलिए ये राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये पीएससी, स्टेट पीएससी सॉरी। तो ये 3 तरह के पीएससी हैं, आर्टिकल 314 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब ये गठन है, गठन के बाद में इनके अध्यक्ष और सदस्य कितने होंगे, इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा, जो यूपीएससी है उसमें राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, एसपीएससी में कौन करेगा, स्टेट्स में गवर्नर करेगा। जो जिसका जो अथॉरिटी है वो वहां पे उतने सदस्यों की और सदस्यों की उसका सदस्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और ये कौन करता है, एक्चुअल में क्या है, संसद या राज्य में विधानसभा, वो क्या करती है, एक अधिनियम पारित करके भी इस कार्य को कर सकती है। यहाँ पर एक्चुअल में ये डिसीजन होता है, कैबिनेट का डिसीजन होता है, राज्यपाल को कहा जाता है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया। इसमें मध्य प्रदेश पीएससी में पहले 7 मेंबर थे, मध्य प्रदेश पीएससी में वर्तमान में 5 उसकी स्ट्रेंथ रखी गई, प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर्स। आप एमपी पीएससी की बात करें, एमपीपीएससी में ये 1 + 4, 1 यानी उसका चेयरमैन है और 4 उसके मेंबर्स हैं। वर्तमान में जितने भी हैं, वर्तमान में भी इंटरव्यू चल रहे हैं, पीएससी के 3 लोग हैं, एक अध्यक्ष है प्रोफेसर राजेश लाल जी मेहरा, 2 उसके सदस्य हैं, श्री कृष्णकांत जी शर्मा और श्री चंद्रशेखर जी रायकवार, ये 2 मेंबर्स हैं। यानी 2 पद अभी खाली है, 2 और की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, पर 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्यों, इट इज डिटरमाइंड, दिस इज द फिक्स्ड। ठीक है, दिस स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड, इसको बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट ने कहा या विधानसभा ने कहा इसके सदस्यों की संख्या 7 की जाए, 10 की जाए, तो उतने मेंबर हो जाए, समझ में आया। लेकिन अध्यक्ष ऑलवेज एक ही होगा, चेयरमैन इज ऑलवेज 1, मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है,
तो ये अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या है। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ये भी आप याद रखिए, वहां पे राष्ट्रपति करेगा, यूपीएससी है। ये मैंने आपको बताया कि गठन जो करेंगे वही क्या करेंगे, इनकी स्ट्रेंथ भी तय करेंगे। यूपीएससी और जेपीएससी में राष्ट्रपति करेगा और स्टेट पीएससी जो है, स्टेट पीएससी, उसमें राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा। अब आपको यहां बता दें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है पद मुक्ति के संदर्भ में, ठीक है। अब पद मुक्ति क्या कहती है ये ध्यान रखिए। देखिए आप, अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या आर्टिकल 312 में है, ठीक है। वेतन सेवा शर्तें हैं इनके, ये है, आप देखिए आप इनका 316 में इनके बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, नियुक्ति को लेकर, योग्यता को लेकर, कार्यकाल को लेकर। लेकिन 317 में पद मुक्ति को लेकर एक अलग आइडियोलॉजी है, वो हम देखते हैं पद मुक्ति कैसे होती है। इसको मैं थोड़ा एक अलग कलर से याद रखिएगा, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पद मुक्ति, ये स्वतंत्रता जो तय की गई है, इनकी स्वतंत्रता, इनके कतिपय इनके कार्यों के ऊपर की, ये जब रिटायर होंगे तब इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है, कि ये कार्य नहीं कर सकते। लोक सेवा आयोग के सदस्य या राज्य लोक सेवा आयोग के, यूपीएससी के, ये लोग सरकार के अधीन लाभ का पद ग्रहण नहीं करें। ये सब इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए। अब पद मुक्ति के संदर्भ में आपको बता दें, यह भी एक इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र इसमें जो है इनको हटाने का दायित्व जो है पद मुक्ति के संदर्भ। पद मुक्ति दो तरह से, एक निलंबित भी हो सकता है, एक टेम्परेरी पद मुक्ति, ठीक है। टेम्परेरी रिमूवल जो है निलंबन, निलंबन जो है वो यूपीएससी, जेपीएससी, ये निलंबन राष्ट्रपति करेंगे। स्टेट पीएससी ये राज्यपाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही रिमूवल आएगा, निलंबन यानी सस्पेंशन, सस्पेंशन टेम्परेरी रिमूवल है, कुछ समय के लिए वो है। लेकिन जब हम परमानेंट पद मुक्ति, डिसमिसल की बात करते हैं, यह पद मुक्ति डिसमिसल है यानी टर्मिनेशन है। इसको टर्मिनेशन, इसको रिमूवल बोले हम, रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, क्योंकि रिमूवल दो तरह से, टर्मिनेशन और डिसमिस दो तरह से होता है। खैर, पर टर्मिनेशन में जो है वापस वो रिवोक हो सकता है, लेकिन डिसमिसल में वापस नहीं, ठीक है। तो ये रिमूवल जो है, रिमूवल में हम देखें कि पद मुक्ति सभी मामलों में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, इन सब मामलों में पद मुक्ति एकमात्र राष्ट्रपति करता है। ये एक बहुत बड़ा अपवाद। आप देखिए, जो भी नियुक्ति करता है वही हटाता है। किसी भी अधिकारी की कोई भी नियुक्ति करेगा वही हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ओनली दी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन बी दी डिसमिसल और रिमूवल अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए आप कि इसमें यह संविधान में ही प्रावधान किया गया है, ये आर्टिकल 317, यह बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें यह कहा गया है कि इनकी पदमुक्ति कैसे होगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यद्यपि संसद उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी, उस पर भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तो हटेंगे। एकमात्र राष्ट्रपति ऐसा है जिनको चुना किसके द्वारा जाता है, संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा, लेकिन हटाने का पावर सिर्फ संसद को है महाभियोग की प्रक्रिया से, और उसके ऑर्डर पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते हटाने के। उधर से संसद ने इंपीचमेंट प्रोसेस पूरा किया और इधर रिमूवल हुआ। लेकिन यहां पर आप देखिए कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर है, गवर्नर स्टेट पीएससी में राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन हटाने का अधिकार यहां पर भी राष्ट्रपति को है।
जो न्यायिक जांच के उपरांत, देखिए आप इसमें लिखा न्यायिक जांच के उपरांत पद मुक्त करेगा। वैसे इनको हटाने की प्रक्रिया जो है, आप देखिए किसी भी लोकसभा आयोग के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया यहां पे मैंने दी है। ये हटाने की प्रक्रिया देखिए आप, ये हटाने की प्रक्रिया सबके लिए लोकसभा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति किस आधार पर पद मुक्त करेगा, तो किस आधार पर इनको जो प्रतिबंध लगाया है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, जो इनके बाद में ये कोई सरकार के अधीन काम नहीं करेंगे, पद पर रहते हुए सरकार के अधीन कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकते, सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनका ठेका वेका नहीं ले सकते, किसी निर्माण कार्य जो भी चीज है जिसमें मनी इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है, जिसमें अर्निंग इज इन्वॉल्व्ड, ऐसा कोई नहीं कर सकते। ये बैंक से दिवालिया नहीं हो सकते या ये इनकैपेसिटी में नहीं आ सकते। अगर ये किसी भी दिवालिया हो जाए या है ना बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी सिद्ध हो जाए या सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर का चार्जेस लगा देना वो नहीं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी इनके खिलाफ जांच में इनको पाया जाए कि यस गिल्टी ऑफ द मिसबिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर इज प्रूव्ड, तो इनको हटाया जा सकता। तो आप देखिए दिवालिया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ज्यादातर जो है इनकैपेसिटी और सिद्ध कदाचार, ये दो के आधार पर अधिकांश संवैधानिक पदों पर से रिमूवल दो आधार पर, राष्ट्रपति को हटाना, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, तो सिद्ध कदाचार, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इसके आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, इनकैपेसिटी प्रूव्ड मिसबिहेवियर। लेकिन यहां पर भी देखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर भी सिद्ध कदाचार, साथ में दिवालिया, दिवालिया, ठीक है, ये बहुत कम पदों पर दिवालिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहां पे किया गया है वो दिवालिया, बैंकरप्सी या सिद्ध कदाचार, ठीक है। दूसरा आप देखिए, उसने कोई संवैधानिक दूसरा पद ग्रहण कर लिया, लोकसभा आयोग का अध्यक्ष है, सदस्य, किसी भी लोकसभा आयोग का कोई भी अध्यक्ष, कोई भी है ना, किसी भी लोकसभा आयोग का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य अगर पद पर रहने के दौरान ही सरकार का कोई संवैधानिक पद ग्रहण कर लेगा तो उसी समय उसको उस समय हटाया जा सकेगा जांच के। लेकिन होगा क्या, जांच की जाएगी, जांच में दोषी पाया जाएगा, हाँ ये संवैधानिक पद है जिसको ग्रहण किया गया है। उदाहरण के लिए सरकार ने लोकसभा आयोग में भर्ती के लिए कोई समिति बनाई, लोकसभा आयोग में भर्ती की प्रक्रिया को तय करने के लिए समिति बनाई और उसका सदस्य को अध्यक्ष बना दिया, किसी सदस्य को या अध्यक्ष को ही उसका भी अध्यक्ष या मेंबर बना दिया उस कमेटी का, तो वो जांच का विषय है कि क्या वो दूसरा संवैधानिक पद है, नहीं, ये संवैधानिक पद है, उसके ही कार्यदायित्व का एक विस्तार है वो। तो इसकी जांच की, अगर किसी ने आरोप लगाया साहब इन्होंने एक और संवैधानिक पद ग्रहण कर लिया, तो इसकी जांच जरूरी है, देखा जाए कि वो जो उसने दूसरा पद ग्रहण किया क्या वो अन्य संवैधानिक पद है या इसी पद का विस्तार, इसी पद का एक एक्सटेंडेड, एक और वन मोर फंक्शन इज एडेड, तो वो इट इज टू बी इंक्वायर्ड, ठीक है, इट इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू द फैक्ट्स अबाउट दैट टू एस्टैब्लिश द गिल्टी। अब देखिए, राष्ट्रपति की दृष्टि में मानसिक वो शारीरिक दुर्बलता के कारण, मेंटली और फिजिकल इनकैपेसिटी, ये क्या है, अपने कर्तव्यों के निर्वाह में असमर्थ हो, दिस इज द इनकैपेसिटी, असमर्थ, इनकैपेसिटी आ जाए उसकी असमर्थता, इसको असमर्थता, यदि उसने सरकार से किसी लाभ हेतु सरकार से कोई करार कर लिया हो, संवैधानिक पद ग्रहण कर लिया हो, करार कर लिया हो, ये दो चीजें ऐसी है कि पद पर रहते हुए आप सरकार से कोई अन्य पद नहीं ले सकते और सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, सरकार से कोई जिसमें पैसा मिलता हो, जिसमें अर्निंग की संभावना, ऐसा कोई करार, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट सौदा सरकार का नहीं कर सकते, ठीक है। ये सरकार से कोई करार यानी प्राइवेट से आपने आपका कोई बिजनेस चल रहा है उसमें आपने कुछ किया वो नहीं, लेकिन सरकार से कोई ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब हम वापस आते हैं, देखिए ये हम देख रहे थे इनका कि किस तरह से पदमुक्ति ये सब होते हैं। अब हम आते हैं कि इनकी अहर्ता क्या,
अब यहां पर आप अहर्ता को जब याद रखेंगे तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अहर्ता के लिए भी सभी के लिए, जैसे पदमुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऐसे मतलब एक कॉमन फैक्ट है। कॉमन फैक्ट लोकसेवा आयोग के बारे में क्या है? नंबर 1, हटाने के बारे में, राष्ट्रपति हटाएगा सभी को, ठीक है। एक कॉमन फैक्ट क्या है? कॉमन फैक्ट्स अबाउट ऑल पीएससी, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी, पीएससी, जेपीएससी, हटाना, इट इज कॉमन, ठीक है। हटाना राष्ट्रपति हटाएगा और एक जैसे आधारों पर हटाएगा। राष्ट्रपति समान आधार, ये दिया गया है नंबर 1। नंबर 2, अहर्ता, सॉरी, ये समान आधार है ना, इसकी प्रक्रिया भी आ गई और आधार भी आ गए, जांच भी की जाएगी। और अहर्ता, अहर्ता क्या है? सभी लोकसेवा आयोग में, सभी में, प्रत्येक, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो या पीएससी हो, स्टेट पीएससी, प्रत्येक में अहर्ता क्या है कि कोई अहर्ता निर्धारित नहीं है कि किसको नियुक्त किया जाएगा। अहर्ता के संबंध में क्या है? कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं। याद रखिए, कंसेप्चुअली पूछा जाएगा तो आपको ये फंडा ही याद रखना पड़ेगा, इसी तरह से समझना पड़ेगा। कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है निर्धारित, ठीक है। लेकिन ये कहा गया है, ये आप देखेंगे कि ये कहा गया है, आप ये योग्यता 316, ये कहा गया है आर्टिकल 316 में, कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं, 316 में नहीं कहा गया है। देखिए, कभी कभी चीजें कैसे होती है उसको याद रखिए। संविधान कहता है और संविधान मौन रहता है। अहर्ता के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में, शैक्षणिक योग्यता को लेकर मौन है। 316 में यह नहीं कहा गया है कि कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं, यह नहीं कहा गया है। कोई शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है, कोई शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है, इसको ऐसे याद रखिए। समझ में आया? यह है, कोई शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है। लेकिन दूसरी बात देखिए, कम से कम आधे सदस्य, न्यूनतम 10 सदस्य, न्यूनतम 50% मेंबर्स, न्यूनतम 50% स्ट्रेंथ, न्यूनतम 50% स्ट्रेंथ वो होनी चाहिए जिसको 10 साल का सार्वजनिक अनुभव हो। 50% स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? न्यूनतम 10 वर्ष का सार्वजनिक अनुभव। यह सार्वजनिक अनुभव क्या है? न्यूनतम 10 वर्ष का सार्वजनिक अनुभव, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी पब्लिक कैपेसिटी, पब्लिक कैपेसिटी में काम किया। पब्लिक कैपेसिटी क्या है? सार्वजनिक अनुभव क्या है? सार्वजनिक से सामान्य रूप से अर्थ निकाला जाता है सरकार, सरकारी कार्य का अनुभव। सरकारी कार्य के अनुभव में किसको माना गया है? ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं हमारे, नौकरशाह, ठीक है। ये नौकरशाह कोई भी हो सकते हैं। इस यहां पे नौकरशाह की परिभाषा में जो आपके सिविल सर्वेंट है, वो भी, प्रोफेसर्स भी, जो भी सरकार में है, उनके पास में 10 साल का अनुभव है। सुश्री शोभा पेठनकर मैडम जो नियुक्त हुई थी, वो शिक्षिका थी, वो इसी डोमेन से आई, सार्वजनिक अनुभव से, ठीक है। अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर रायकवाड़ साहब काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो मतलब मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। आप उसको ऐसे समझिए कि कम से कम 10 वर्ष का सार्वजनिक अनुभव जिनका होगा वो नौकरशाह, वो पब्लिक एक्सपीरियंस वाले लोग जिनको 10 वर्ष का, वो इस 50% के दायरे में आएंगे। उनको कम से कम 50% वो होना चाहिए। अगर 4 मेंबर है तो 2 मेंबर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए।
अगर 5 मेंबर की बॉडी है, ढाई है, ढाई यानी वो हो गए 3, तो 3 मेंबर्स क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग में? नौकरशाह, जिनको सार्वजनिक अनुभव हो, सार्वजनिक कार्य का अनुभव हो। ठीक है, अब कोई रिक आपने कर लिया, कोई जो है रिटायर हो गए, कोई एक सदस्य उसमें से रिटायर हो गया, आप कम हो गया, ऐसा नहीं। रिटायर हो गए वो अलग बात है, जिस समय आपने नियुक्ति की उस समय आपने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया कि नहीं। ठीक है, इट इज ऑफ द क्वेश्चन। तो ये 50% न्यूनतम कोटा नियुक्ति के समय देखा जाएगा कि 50% कम से कम पद किनसे हो, जिनको 10 वर्ष का अनुभव हो। इसमें राजनीतिक व्यक्ति जैसे कोई विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो भी सार्वजनिक अनुभव, क्योंकि वो भी क्या है, सरकारी पद है। ठीक है, लाभ का पद माना गया उसको भी, और सरकारी पद। तो इसमें ये सब लोग न्यूनतम 50% में ये लोग आएंगे, ये 50% का कोटा पूरा होना चाहिए। बस यही चीज लिखी गई है आर्टिकल 316 में। अगर कोई चीज लिखी गई है तो आप ध्यान रखिए, जो चीज लिखी गई है वो ये लिखी गई है, ये लिखी गई है, ये लिखी हुई नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख शैक्षणिक योग्यता का नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये एक कॉमन है, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, जेपीएससी, सब में ये हटाने की प्रक्रिया, अहर्ता, ये सब कॉमन है। अब इनका जो कार्य है वो तो पूरा कॉमन है। कार्य सब लोक सेवा आयोग क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्राधिकार में जो उनको दिया गया है वहां पे भर्ती करते हैं, पदोन्नति संबंधी कार्य करते हैं। तो ये हमने देखा कार्यकारी ढांचा। कार्यकारी ढांचे में हमने ढांचा देखा, उनकी नियुक्ति देखी, अर्हता देखी, पदमुक्ति देखी, ये देखी, आपको ये आयोग क्लियर। लेकिन इसका सेकंड पार्ट और, तब जाके ये पूरा आपको समझ में आएगा कि ये जिसका कार्य है, जो इसका मुख्य दायित्व है, ये साधन है और ये साध्य है, ऐसे समझो। ये तो ये कार्य अगर सरकार इसके बिना भी कर लेती तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सरकार में स्वतंत्र रूप से बिना बाइस्ड, बिना पॉलिटिकल प्रेशर आप भर्ती कर सके लोक सेवा आयोग, वो परिकल्पना है। ठीक है, इसलिए इसका प्रोविजन किया गया है, निष्पक्ष आधार पर भर्ती योग्य कैंडिडेट्स की। और हमारे तो लोक सेवा आयोग का गठन किस आधार पर किया गया है कि भले ही योग्य बाहर रह जाए लेकिन कोई धूर्त लोक सेवा आयोग में नहीं, लोक सेवा में नहीं आना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे भर्ती का कंसेप्ट है, जो मैंने अपने लोक प्रशासन में भी लिखा है। आप लोक प्रशासन मुकेश माहेश्वरी की, जो पहले टाटा मेग्रा हिल से प्रकाशित हुई थी 2009 में, इसके बाद में लेक्सिस नेक्सिस से प्रकाशित होती रही, लोक प्रशासन, समग्र लोक प्रशासन, उसको पढ़िए। अभी उसको नए फॉर्मेट में मैं फिर से लॉन्च कर रहा हूं, उसको पढ़िए तो आप देखेंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए मैंने, मुख्य परीक्षा के लिए बाकायदा लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, इसके क्वेश्चन आंसर की किताबें निकाली थी, एंथ्रोपोलॉजी, सब मैंने मेहनत करके प्रश्नोत्तर लिखे थे। वो किस तरह से भूमिका, विषय वस्तु, निष्कर्ष, सबसे पहले मध्य प्रदेश में इन सब चीजों को जगह जगह जाके सेमिनार लेकर मैंने सबको बताया, पढ़ाया और अपनी क्लास में बताया था। वो सब बुक्स इतनी मेहनत के साथ लिखी गई है, मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाएं। एनीवे, अगर आपकी इच्छा हो तो आगे कार्य देखें, हम इनके कार्य को हम देखें तो इनके कार्य अब अलग अलग तरह के हैं। आप देखिए इनके कार्य, मैं यहां पर उसको बनाता हूं, इस पीपीटी में ये नहीं आया है, खैर। अब आप इसके कार्य को यहां पे देखिए, एक भर्ती का कार्य है, दूसरा कार्य आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहां पे लोक सेवा आयोग के कार्य को इसका मेन काम है भर्ती। ठीक है, सब परामर्शी सलाहकारी, कार्य की प्रकृति सलाहकारी है, ये याद रखिए आप। भर्ती
कटौती और अन्य अन्य में सेवानिवृत्ति, अनुशासनिक मामले, ये सब आते हैं। भर्ती के लिए परामर्श, भर्ती के लिए परामर्श, अपने अपने क्षेत्राधिकार में भर्ती के लिए परामर्श देते हैं। ठीक है, इनको सरकार जो है, केंद्र सरकार यूपीएससी को देगी, राज्य सरकार अपने राज्य लोक सेवा आयोग को देगी कि यह पद है, इन पे भर्ती की जाना है। तो ये भर्ती के लिए परामर्श देता है। और भर्ती के लिए परामर्श कैसे देता है? भर्ती, ठीक है, रिक्त पदों पर उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुशंसा recommended the proper candidates for recruitment on the post as given by the government to the concerned PSC। जो कंसर्न पीएससी है उसको उस पर भर्ती करने के लिए कंसर्न पीएससी को जो पद दिए गए हैं उन पर यह सिफारिश करेगा। ये भर्ती नहीं करेगा, मैंने पहले बोला, ये क्या करेगा? सिफारिश करेगा। Why? All functions as performed by the PSC are the advisory। ठीक है, तो ये उपयुक्त उम्मीदवार, इसीलिए सरकार सलाह मानने के लिए बात नहीं है। सरकार पीएससी को ड्रॉप कर सकती है, ऐसा किया भी गया है सरकार के द्वारा। हमको भर्ती आपने दे दी सिफारिश, लेकिन अभी हमारे पास जो हमने उस समय दिया था, 2 साल पहले दिया था, 4 साल हो गए, अब हमारे पास ये पद नहीं है, हम इस पद को खत्म कर चुके हैं, इस पद पर हम नहीं मांगते। जैसे 10 पदों पर भर्ती के लिए उसने अनुशंसा की और 2 पद सरकार ने खत्म कर दिए 2 साल में, कि ये 2 पद जो है हमने क्रिएट किए थे लेकिन अब इनकी जरूरत नहीं है। हमने आनंद विभाग बनाया था, आनंद विभाग ही खत्म कर दिया और हमने उसका पद के लिए 2 पद मांगे थे आपसे। हमने 2 पद दिए थे कि इनके 2 पद पे हमको नियुक्ति करना है, 10 पदों पर भर्ती करना है। 53 जिले हैं या 56 जिले, उनके लिए भर्ती करना, हर जिले में एक आनंद अधिकारी होगा। हमने विभाग ही खत्म कर दिया, हमको ये नहीं चाहिए। इधर इन्होंने रिक्रूटमेंट कर लिया, मतलब भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कर ली, अनुशंसा कर दी। सरकार ने विधानसभा में बताना पड़ेगा, इफ द एडवाइस इज रिजेक्टेड, एडवाइस गिवन बाय द लोक सेवा आयोग इज रिजेक्टेड by the government, we are not accepting, we are not in position to accept any or all of the recommendations for the recruitment as rendered by the PSC upon the government. Government should speak in the assembly, should come with the justification why you are not accepting the advice। ये बताना पड़ेगा विधानसभा को। विधानसभा अगर एक्सेप्ट करती, यस यू आर राइट, You did right, acceptable, तो लोकसभा आयोग की सिफारिश को सरकार रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन विधानसभा को बताना पड़ेगा। यानी इतना आसान नहीं है इसके एडवाइस को रिजेक्ट करना। ठीक है, चलिए नंबर 2 आप देखिए, भर्ती के लिए परामर्श उम्मीदवारों की सिफारिश करती है। ठीक है, और इसके लिए भर्ती के लिए परामर्श किसको देगी? है राज्यपाल को, पीएससी है तो, और यूपीएससी है तो राष्ट्रपति को यह सिफारिश करती है। यह प्रतिवेदन के रूप में सिफारिश का प्रतिवेदन सौंपती है अपने अपने स्तर पर। किसको? अपने अपने जो बोलना चाहिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अपने अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये 323 में ये रिपोर्ट करना पड़ती है, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परामर्श दे दिया। अब इस परामर्श के लिए इसको भर्ती के लिए भी और भी कुछ काम करना पड़ते हैं। ये क्या काम करना पड़ते हैं ये देखिए। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए इसको परीक्षा, सिलेबस, प्रक्रिया, प्रोसीजर,
कितने चरण में होगी? 2 चरण में होगी। 1989 तक सिंगल चरण था यहाँ पे, मेंस ही होती थी, सॉरी 2 चरण थी। मेंस में उसको एक ही चरण मानता हूं, क्योंकि प्री और मेंस 2 चरण में ही एग्जाम आज भी होती है। मेंस को फर्दर हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। प्री तो क्वालिफाइंग है और ये डिसाइडिंग है। इसमें क्या होता है, मैं दोनों के मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम के और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स बनकर मेरिट बनती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है 2 चरणों की एग्जाम है, उसको 3 चरणों में हम इस तरह से देखते हैं, ये प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू। तो परीक्षा का आयोजन, सिलेबस का निर्धारण, प्रोसीजर, सिलेबस का निर्धारण अप्रूव करवाना पड़ता, नया सिलेबस बनाया गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रोसीजर आपने डिसाइड किया, अप्रूवल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से ये परीक्षा का आयोजन करती है। ठीक है, परीक्षा के आयोजन में प्रोसीजर में वो सब हो जाएगा, प्री होगी, मेंस होगी, इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इसका आयोजन करने के, परीक्षा जब आयोजित करवाती है, प्रोसीजर एंड परीक्षा का आयोजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयोजन भी कौन करवाएगा? गवर्नमेंट नहीं करवाती। आप बोलोगे कलेक्टर ने अपनी व्यवस्था, कलेक्टर व्यवस्था करेगा। जैसे चुनाव के समय हमने देखा रिटर्निंग ऑफिसर होता है कलेक्टर, ऐसे क्या है, आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व वाला पद है कलेक्टर का पद जिले में, वो ये सब कार्यों के लिए उसी के ऊपर लायबिलिटी होती है, उसी के ऊपर जवाबदारी होती है। ठीक है, तो अपने ऊपर जताए गए उस लायबिलिटी को कैसे वो पूरा करता, वही सब परीक्षा के आयोजन के लिए आयोग लिखेगा समस्त कलेक्टर को, और कलेक्टर क्या करेंगे, अपने अपने जिले में परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जवाबदारी आयोग की, आयोजन की। आयोजन कौन है, आयोजक करता कौन है परीक्षा का? पीएससी करवाएगा कलेक्टरों से, या शासन को लिख देगा कि आप व्यवस्था करें, कलेक्टरों को लिखें, वाया लिख देगा, डायरेक्ट लिख देगा। ये जो है भर्ती के लिए। ऐसा ही पदोन्नति के लिए जो है, आप देखिए पदोन्नति के लिए जो भी ये पद पर नियुक्ति के लिए जब इनकी पदोन्नति आएगी तो ये बताएगा, पदोन्नति पर भी सलाह इससे ली जाती है, सलाह देता है, इससे सलाह ली जाती है पदोन्नति की उपयुक्तता अनुपयुक्तता किसी कैंडिडेट की क्या है क्या नहीं है। और अन्य में देखें हम तो अनुशासनिक मामले, किसी को बर्खास्त करना है सेवा से बर्खास्त करना, डिसमिसल करना है, तो आपको पीएससी, चूंकि आप पीएससी के द्वारा सिलेक्ट हुए हो, यूपीएससी के द्वारा सिलेक्ट हुए हो, जैसे आईएएस है, आईआरएस, किसी को अनुशासनिक कार्रवाई करना है उसके खिलाफ, तो यूपीएससी से उसके बारे में अनुशासनिक कार्रवाई करने के पहले, मोहर लगाने के पहले पीएससी से परामर्श लेना पड़ेगा। जैसे बर्खास्त करना है, हटाना है ना, रिमूवल के लिए बेसिकली अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना है, भाई ये इनकैपेसिटी है, काम नहीं कर पाता है, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति सरकार खुद भी दे सकती है। तो ये एक हुआ। दूसरा ये भी है कि खुद जो है कर्मचारी जो पीएससी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड है, वो आवेदन लगाएगा सरकार के पास कि मुझे ये काम करते करते ये हो गया, मैं जूनियर इंजीनियर के पद पर या इंजीनियर के पद पर नियुक्त सिलेक्ट हुआ था यूपीएससी के पीएससी के द्वारा, ठीक है, या मैं आईएएस बना, मैं एसपी हूं फलाने जिले का, और ये कार्य करते करते मेरे को इंजरी हो गई, अब मैं कार्य करने के लायक नहीं हूं, तो मुझे दूसरा पद दे दिया जाए या मुझे अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी जाए। खुद मांग लिया, यहां सरकार ने कर दिया इनकैपेसिटी, यहां खुद मांग लिया कि मुझे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाए, तो उसके मामले, उसके दावे पर, कर्मचारी अधिकारी के दावे पर विचार कंसर्न पीएससी को भेजा जाएगा। क्या आप इसका यह दावा है, यहां पर भी पीएससी से, यूपीएससी से पूछा जाएगा, इसके दावे पर विचार करने के लिए बताएं कि क्या उपयुक्त है। यहां यह सलाह देगा कि क्या इसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए, ठीक है, इसको दूसरा पद दे दिया जाए, ठीक है। कोई काम करते करते घायल हो जाता है, फिर इसके बाद उस कार्य को करने की उसमें शक्ति नहीं रहती या कार्य करने का योग्य हो जाता है, ठीक है, तो चूंकि हमने सरकार का काम करते करते ये हमारे ऊपर ये क्षति कारित हुई, तो हमारा दावा बनता है कि हमें ये सेवानिवृत्ति दी जाए या दूसरा कार्य दिया जाए।
तो उसके इस दावे पर विचार करने के लिए और अन्य कार्य जो संबंधित हेड ऑफ द गवर्नमेंट सौंपे, यानी राज्य में राज्यपाल सौंपे या केंद्र में राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग को जो भी कोई अन्य कार्य सौंपेगा। अब अन्य कार्य सौंपेगा मैंने आपको पहले बताया कि वो कार्य अगर सरकार सौंपती है कि भैया आप यूपीएससी का सिलेबस नया बनाइए, अभी हाल एक समिति गठित की गई थी, राज्य लोक सेवा आयोग में कहा कि भैया आप इसमें नया सिलेबस बनाने की तैयारी कीजिए, इस सिलेबस में ये चीजें सरकार की अनुशंसा है कि इसमें ये पेपर शामिल किया जाए, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ इनपुट देकर, या कहा जाए कि आप नया सिलेबस या प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आप सुझाव दीजिए। ऐसे कोई भी कार्य सरकार जो सौंपेगी अन्य कार्य वो सब करना होंगे, ठीक है, जो इसके डोमेन में। तो ये आप देखिए भर्ती, पदोन्नति और अन्य मामले में अनुशासनिक कार्रवाई जैसे मामले होते हैं, ठीक है। किसी ने वेतन ही कम कर दिया, हम नियुक्त हुए लोक सेवा आयोग में और उन्होंने हमारा वेतन घटा दिया, हमने अभ्यावेदन लगाया कि हमारा वेतन नहीं घटा है, जिस पद पर जिस वेतनमान के लिए हम आए थे उसको कम नहीं किया जा सकता, समय पे पदोन्नति नहीं दे रहे हैं, हमने अभ्यावेदन, तो उसके बारे में भी सरकार इससे सलाह ले सकती है। समझ में आया? अब इन सब के बारे में जो भी कार्य ये करेंगे, इन सब के बारे में ये क्या करते हैं, प्रतिवेदन सौंपते हैं। अब सरकार क्या करेगी, प्रतिवेदन सौंपेगी, सॉरी लोक सेवा आयोग जो है वो रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट आर्टिकल 323 में वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है, 323। अब 323 में आर्टिकल 1 कहता है वो यूपीएससी का मामला है तो वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। 3232 कहता है ये सब क्लासेस, 323 का पहला अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति को, और अगर पीएससी स्टेट पीएससी है तो वो राज्यपाल को। अगर ये पूछ लिया जाए कि अगर जेपीएससी है तो भैया कहां जाएगा वो, तो जेपीएससी के मामले में, जेपीएससी यानी ज्वाइंट है, संयुक्त है, 2 राज्यों का है, तो दोनों राज्य के राज्यपाल को सौंपना पड़ेगा पृथक पृथक रिपोर्ट कि आपके यहाँ के पद इतने थे, उसकी रिपोर्ट आप संभालो, और आपके यहाँ के इतने पद थे, इसकी रिपोर्ट आप संभालो। दोनों का प्रतिवेदन अलग अलग उस राज्य के पदों के लिए उस राज्य को सौंप देगा जेपीएससी, ठीक है। ये और ये क्या करेंगे, ये इस प्रतिवेदन को लेकर ये संसद में रखेगा और ये जो है अपने अपने राज्यों के विधानमंडल में रखेंगे। विधानमंडल, विधानसभा नहीं, विधानमंडल यानी जहां पे 2 सदन है, वो दोनों सदनों के समक्ष ये जाएगा विचार के। ये अब इनके कुछ जो है आप देखिए, इनमें ये जो 3 कार्य मुतालिब ने बनाया है तो ठीक है, इसको आपको कार्यकारी, नियामकी, अर्ध न्यायिक, ठीक है, जो सेवानिवृत्ति के दावे वावे हैं वो सब अर्ध न्यायिक में आते हैं, ठीक है। जब ये अपने कार्य प्रोसीजर ये तय करते हैं, खुद के नियम, कैसे इंटरव्यू बोर्ड बनेगा, कैसे क्या इंटरनल, वो नियामकी आते हैं, रेगुलेटरी आते हैं। कार्यकारी जो ये कार्य हमने देखे, भर्ती पदोन्नति की सलाह देना, ये इसका कार्यकारी, ये इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये कार्यकारी जो है ये कार्य है, और यहाँ पे अन्य में आप देखें अनुशासनिक मामलों में जो है वो क्या है, इसका अर्ध न्यायिक कार्य है, और नियामक कार्यों में जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसेस वगैरह ये बनाए जाते हैं, ये सब इसमें है। अब देखिए आप यहां पर इनके पद की स्वतंत्रता, इन पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये या क्या प्रतिबंध, यानी ये क्या क्या कर सकते हैं। ये अपने पद पर रहने के दौरान सरकार का दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकते, अन्यथा इनको हटाया जा सकेगा। ये अपन ने देख लिया, पद ग्रहण करेंगे, प्रतिबंध है। कोई भी लाभ का पद इसके रिटायरमेंट के बाद में भी, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, ये किसी भी सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद, राज्य वाला केंद्र में या राज्य में, केंद्र वाला केंद्र में या राज्य में, कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकेगा। लेकिन
इनका अनुभव होता है, उस अनुभव का लाभ हम उठा सकते हैं। इसके लिए यह प्रावधान और भी किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, यानी एलिवेटेड, कैन बी एलिवेटेड, ये एलिवेशन है। ठीक है, वो जा सकता है सदस्य। क्या कोई भी राज्य का या आप एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी लोकसभा आयोग है उसका सदस्य उसका अध्यक्ष तो बन ही सकता है, उसका सदस्य उसका अध्यक्ष बन ही सकता है, उसका सदस्य किसी भी आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। किसी भी आयोग का अध्यक्ष, दो चीजें आप कॉमन रखिए, किसी भी आयोग का सदस्य किसी भी आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अपने आयोग का सदस्य अपने आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन यह याद रखिए कि आयु का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी आयोग के सदस्य हैं तो आपको उसकी आयु का ध्यान रखना पड़ेगा। 62 वर्ष तक ही रह सकते हैं आप लोक सेवा आयोग में। ये याद रखिए, जो आयु है, आयु का मामला अहर्ता में मतलब पद मुक्ति का एक जो पार्ट उस समय में मिस किया, उसको यहां बता दूं। आयु मतलब कार्यकाल जो है वो कार्यकाल दो तरह से तय हो रहा है। ये कार्यकाल को आप ये कार्यकाल जो है ये आयु से भी संबंधित है और टेन्योर से भी संबंधित है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस, ये टेन्योर भी है, यानी कार्यावधि। ये 6 वर्ष है, प्रत्येक आयोग के मामले में 6 वर्ष है। लेकिन जो एज वाला फंडा है, रिटायरमेंट एज, सुपरनिवेशन पीरियड, वो यूपीएससी में 65 वर्ष है, जबकि जेपीएससी और स्टेट पीएससी में ये 62 वर्ष है। ये याद रखिए, जो भी एंड विच यूर इज दिया, ये यूनिवर्सल फंडा याद रखिए। जो भी पहले खत्म होगा आप रिटायर हो जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो अभी फिर से नियुक्त हुआ हूं और मैं जो है अब 65 वर्ष तक कार्य करूंगा। जैसे यहां से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। प्रदीप जोशी जी यहां से अध्यक्ष करके दूसरे लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बने थे, छत्तीसगढ़ पीएससी। लेकिन आप 62 वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अब वापस मेरा जो है मैं रिवर्स हो गया एज में। रिवर्स नहीं हुए, आपको 58-60 साल के हैं, एक दिन पहले भी है 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई और आप दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग में चले गए, यहाँ पे आप अध्यक्ष बन गए, सदस्य थे, और आपकी 62 वर्ष की आयु में एक दिन भी शेष है, आप एक दिन ही कार्य कर पाएंगे अध्यक्ष के रूप में, आपको रिटायर होना पड़ेगा। क्योंकि अध्यक्ष हो या सदस्य, सबकी आयु 62 वर्ष तय है। ठीक है, तो ये यहां पर याद, हाँ आपने यहाँ पे 6 साल का सदस्य या 6 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किया, 50 साल में आप अध्यक्ष बन गए, 56 साल में आपने यहाँ का कार्यकाल पूरा हुआ, आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चले गए, वहां पे आपने 6 साल शासन मतलब जो है अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और आप 56 से हो गए 62 साल के, आप पूरा कार्यकाल भी पूरा किया, आयु भी रही। अब आप संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन गए, वहां सदस्य बने। आप जो प्रदीप जोशी साहब हैं उनका उदाहरण देके देखिए, वो कहां गए, फिर यहां से छत्तीसगढ़ से चले गए, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य बने, क्योंकि वहां 65 साल की और यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सदस्य या अध्यक्ष दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता, सदस्य नहीं बन सकता, तो अध्यक्ष बने हो। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकते हैं और अध्यक्ष भी बन सकते हैं, तो पहले सदस्य बन गए, सदस्य बने और जैसे ही अध्यक्ष का पद रिटायर हुआ वहां पे अध्यक्ष बन गए, 65 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष रहे। तो ये एक हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है उनके उदाहरण से आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से अपनी चीजों को क्लियरिफाई कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है और ये जो आर्टिकल्स हैं इनको याद रखना है। इसके लिए जो संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग और निकाय,
इनकी जो किताब है इसके ऊपर मैंने संवैधानिक आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएं इसके नाम से एक किताब लिखी है। उसमें इन सब सारणियों का भी और इस तरह से इन सब इलस्ट्रेशंस का उल्लेख है। यहाँ पर मैंने उसको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे तो आप भले ही ना बताएं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो तो अवश्य लिखें, ताकि अन्य लेक्चर्स में उनका ध्यान रखा जा सकेगा। जय हिंद, जय भारत।